प्रेरणा कथा। जीवन का मूल्य। सूरज धीरे धीरे नीचे आते हुए उस झोपड़पट्टी वाले इलाके को अपनी मंद होती लाल और सुनहरी रोशनी में डुबा रहा था। हवा एकदम शांत थी और झोपड़ियों का जीवन भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। शाम के चूल्हों से धुआं उठ रहा था और रोटियां सेकी जा रही थी। पुरुष अपने अपने काम से घरों को वापस आ रहे थे। अपने काम के कपड़ों में उनकी थकी हुई आकृतियां धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उनके पुराने और जीर्ण शीर्ण कपड़ों पर मिट्टी और कीचड़ के दाग स्पष्ट दिख रहे थे। स्टील की पतली पतली चादरों से बने हुए उन छोटे छोटे कमरों को ही वो लोग घर कहते थे। हालांकि उस स्थान पर वो झोपड़ियों से अधिक महत्व नहीं रखती थी। अपने अपने कमरों के बाहर औरतें डोरी पर सूख रहे कपड़े उतार रही थी। कुछ कपड़े तो अभी भी गीले ही थे, परंतु रात को तो उनको कमरे के अंदर ले जाना ही था। बच्चों के खेल रुकने लगे थे और भिखारी लोग भी सड़क के किनारे किनारे चलते हुए उस बरसात के दिन में कमाए हुए सिक्के गिन रहे थे। बरसात में तो उस इलाके में जीवन बिताना बहुत ही दूभर हो जाता था, लेकिन फिर भी 10 महीनों की भयंकर गर्मी के बाद बरसात एक बड़ी राहत होती थी। 10 वर्ष का सलाम भी उसी क्षेत्र में रहता था। उस शाम सड़क पर चलते चलते उसने अपनी कमीज को ऊपर उठाया और अपने खाली पेट को एक गुब्बारे की तरह फुलाया और फिर हवा बाहर छोड़ दी। वो एक दुबला पतला लड़का था। वो शहर की किसी भी फैक्ट्री में भी जाकर काम कर सकता था। उस झोपड़पट्टी इलाके से कुछ ही दूरी में बहुत सी फैक्ट्रियां थी। सलाम की मां खाना बनाकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बेचा करती थी। सलाम खाने को स्टील के डिब्बों में भरकर उन फैक्ट्रियों में मजदूरों तक पहुंचाया करता था। यह उसका काम था। जब वो मजदूर खाना खा रहे होते थे, सलाम उनके पास ही बैठकर इंतजार करता था और जब वो खा चुकते थे तो उनसे पैसा लेता था और डब्बों को उठाकर खतरनाक सड़क के रास्ते से ही घर की तरफ वापस चल पड़ता था। वो अक्सर स्कूल से गायब रहकर कंचे खेला करता था। सलाम की मां रेशमा अपनी छोटी सी झोपड़ी में खाना पकाती थी और फिर खाने को डब्बों में बंद करती थी। हर दिन यही कार्यक्रम होता था। कभी कभी बरसात के कारण काम में बाधा आ जाती थी, परंतु खाना तो मजदूरों तक पहुंचाना ही होता था। सलाम जीवन में और भी कुछ करना और देखना चाहता था। वो उस नीरस जीवन से लगभग तंग आ गया था। उसको उत्तेजना चाहिए थी। जितना वो अपने जीवन के बारे में सोचता था, उतना ही वो निराश हो जाता था। वो उस इलाके के अन्य लड़कों के साथ खेलता था, परंतु बहुत बार झगड़े और मारपीट हो जाती थी, सिर्फ कुछ कंचों के कारण ही। बरसात के मौसम में तो वैसे भी बहुत कम स्कूल जाता था। सलाम जानता था कि अगर उसके पिता जीवित होते तो उसके जीवन में और भी बहुत कुछ करने को होता। उसके पिताजी एक वेल्डर थे और वो एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते थे। तब जीवन बहुत सुखी था और बहुत सी चीज़ें खाने पीने को मिला करती थी, पैसे भी मिलते थे। सलाम को याद आता है कि कैसे वो अपने अब्बा की टोपी पहनकर उनके कंधों पर बैठा करता था और ईद की नमाज पढ़ने जाता था, और कैसे उसके अब्बा उसको कागज़ की नाव बनाना सिखाते थे। उसके अब्बा उसके लिए कभी टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम और कभी चॉकलेटें लाया करते थे। वो उसको कहानियाँ भी सुनाया करते थे। फिर एक दिन मुख्य सड़क पर एक दुर्घटना हुई और उस दिन के बाद सलाम ने अपने अब्बा को कभी नहीं देखा। उसके बाद उसकी माँ एकदम शांत हो गई। कई बार कुछ शराबी लोग उनकी झोपड़ी के अंदर दाखिल होने के प्रयास करते थे, परंतु उसकी माँ अकेले ही उन सबको बाहर भगा देती थी। उसकी माँ जवान थी पर अकेली थी। बहुत से पुरुष उसकी माँ के पास आने का प्रयास करते थे, पर वह सबको भगा देती थी। एक दिन तो उसकी माँ ने सब्जी काटने वाले चाकू से एक मर्द पर प्रहार भी कर दिया था। वो घायल आदमी फिर कभी उनके कमरे की तरफ नहीं आया था। सलाम को अपनी बहादुर माँ पर गर्व होने लगा था। अब तो उसकी माँ सलाम से भी बहुत ही कम बोलती है। वो ज़्यादातर समय खाना ही बना रही होती है या फिर सो रही होती है। अभी भी रातों को कुछ लोग उनकी झोपड़ी में घुसने का प्रयास करते हैं, परंतु उसकी माँ सबको भगा देती है। सलाम माँ के पकाए हुए खाने को हर दिन फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरों को बेचा करता है। वो हर रोज उसी सड़क पर चलता था जिस पर उसके अब्बा ने अपनी जान गुमाई थी।
बरसात के उस दिन अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए सलाम कल्पना कर रहा था कि कैसे उसके अब्बा शाम को थके हुए सड़क के रास्ते से घर लौट रहे थे। कैसे वो सड़क पार करने लगे थे कि तभी एक ट्रक ने उनको उड़ा दिया था। कहते हैं कि ड्राइवर ने शायद पी रखी थी। उसके अब्बू का खून उस ट्रक के आगे के शीशे तक पहुंच गया था और पिता की लाश अपने ही खून में नहाई हुई सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। अब्बू तो चले गए थे और सलाम अब उनसे वेल्डिंग करना तो नहीं सीख सकता था। वो ये नहीं जानता था कि वो उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान कैसे ला सकता था। सलाम जानता था कि उसकी माँ उसके मुंह से मीठे मीठे सांत्वना भरे शब्द सुनना चाहती थी, परंतु वो कुछ कहती नहीं थी। अब्बू की मौत के बाद सलाम ने कभी भी अपनी अम्मी की गोदी में सर रखकर आंसू नहीं बहाए थे। उसको अपने अब्बू की कमी बहुत महसूस होती थी। उस बरसात की शाम को अचानक उसके दिमाग में आया कि उसको भी कुछ करना चाहिए और अपनी अलग से पहचान बनानी चाहिए। उसको भी अपने अब्बू की तरह ही कुछ ना कुछ काम तो सीखना ही होगा। जब सलाम 14 बरस का हो गया, एक दिन वो भी घर वापस आते समय सड़क पार कर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके दाहिनी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज गति से उसकी तरफ आ रहा था। वो जानता था कि उसको सड़क नहीं पार करनी चाहिए और रुक जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर से किसी आवाज़ ने उसको कहा कि उसको प्रयास करना चाहिए। वो उस दृश्य को दोहराना चाहता था जिस दृश्य में उसके अब्बा को ट्रक ने उड़ाया था। उसने सड़क पर कुछ कदम बढ़ाए। ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वो थोड़ा और आगे बढ़ गया और सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। ठीक ट्रक के सामने बस कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे पर खड़े लोग चिल्ला चिल्ला कर उसको रुकने और पीछे वापस आने के लिए कह रहे थे, परंतु उसको ऐसे लगा जैसे वो उस दृश्य को अपने अब्बू की आंखों से देख रहा था। उसके दिमाग में वेल्डिंग करते हुए उसके अब्बू का चित्र भी आया। वो रुका नहीं और फिर आगे बढ़ने लगा। उसका दिमाग उसके अब्बू की यादों से भर गया था। अचानक ट्रक के टायरों की ची ची की आवाज़ आई और वो सहम गया, परंतु देर हो गई थी। गाड़ी के अगले भाग ने सलाम को हवा में उछाल दिया और ट्रक रुक गया था। सलाम धड़ाम से सड़क के बीचों बीच गिरा। उसके कंधे पर हल्का सा दर्द हुआ और सर चकराने लगा, परंतु वो बच गया और उठकर खड़ा हो गया। कोई चिल्लाया, चमत्कार हो गया, लड़का बच गया। एक और व्यक्ति ने सलाम से कहा, ओए तुम सड़क के बीचों बीच खड़े क्या सोच रहे थे? एक और ने कहा, अपने बाप की तरह ही मरना चाहते थे क्या तुम? सलाम ने उस आवाज़ को पहचान लिया। वो आवाज़ उसके अब्बू के सबसे पुराने मित्र की थी। सलाम ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन अचानक ही वो रोने लगा। वो एक 14 बरस का लड़का इस तरह लोगों से घिरा हुआ सड़क के किनारे खड़ा रो रहा था, लेकिन सलाम जानता था उसके आंसू न तो किसी दर्द के थे, न ही अब्बू की याद में, वो उसकी सफलता के आंसू थे। उसको महसूस हो गया था कि मौत तो जब आनी होती है तभी आती है। उसको जीवन के मूल्य का पता चल गया था। शाम को अपनी झोपड़ी में वापस आकर वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उसकी गोदी में सर रखकर माँ से बातें करने लगा। वो समझ चुका था कि जीवन में उसके पास जो कुछ भी था वो बहुत ही बहुमूल्य था। उसका जीवन, उसकी माँ, उसका खाना बेचने का काम, उसका छोटा सा एक कमरे का घर, सब कुछ तो बहुमूल्य था। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अम्मी अब आपको ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं कल से ही किसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करूँगा और कुछ काम सीखूँगा। मैं कमाऊँगा और आप मज़े से बैठकर खाना। अब बहुत हो गया अम्मी, मैं अब्बू से भी बड़ा वेल्डर बनूँगा और आपको यहाँ से दूर एक नए घर में ले जाऊँगा। अब मैं कल से सुबह स्कूल भी जाऊँगा और दिन को फैक्ट्री में काम करूँगा। आप देख लेना, मैं 2-3 वर्षों में ही सब कुछ खरीद लूँगा जो अब्बू हमारे लिए खरीदना चाहते थे। अम्मी आपका सलाम सब कुछ कर लेगा। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और इतने वर्षों के बाद उसने अपने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, जीवन का मूल्य हमें तभी मालूम चलता है जब हम किसी को खो देते हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे बच्चे, अल्लाह तुमको बहुत कामयाब बनाएंगे। उस शाम अम्मी के सामने बैठकर खाना खाते हुए सलाम ने अचानक ही कहा, अम्मी आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तभी तो सभी मजदूर आपका खाना इतने प्रेम से खाते हैं। आज मुझे ये खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सलाम ने खाना खाने के बाद अपनी अम्मी के हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।